नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम फोकस डिस्कशन में आपका स्वागत है। एनवायरमेंट डिस्कस कर रहे थे, आज हमारी डिस्कशन का चौथा दिन है। सबसे पहले आज का टॉपिक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1916 में और ये बॉडी करती क्या है? एनिमल्स की क्लासिफिकेशन ये करती है, यानी टैक्सोनॉमी ये करती है। क्लासिफिकेशन कैसे? देखिए, आपने सुना होगा कि ये जो एनिमल्स है ये रेप्टाइल्स क्लासिफिकेशन में आते हैं, रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं। कुछ एम्फीबियन, यानी रेप्टाइल्स का मतलब कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ पानी में चलते हैं। इस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन होती है वो सब चीज़ें ये करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा एनिमल्स का सर्वे भी करता है, एक्सप्लोरेशन, कोई नया, जैसे कई बार न्यूज़ में आता है कि नए इंसेक्ट की खोज हुई या फिर कुछ नए प्राणी की खोज हुई। ये सब चीज़ें, ये सब सर्वे, एक्सप्लोरेशन, ये सब चीज़ें करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक पुरानी एनसीईआरटी में एक नाम आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनी थी, विलियम जोन्स ने ये बॉडी बनाई थी। जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पेरेंट बॉडी थी उस टाइम पर, जब 1916 में इसे बनाया गया था। अब तो नाम से ही पता है कि ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। इसके अलावा एनिमल्स के जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे देश में, जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी काइंड ऑफ रजिस्टर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो एनिमल से रिलेटेड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही ये सारी एनिमल्स की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी जो रिपोजिटरी कलेक्शन का काम है वो भी यही देखता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो हमारे देश की रेड डेटा बुक है उसी को भी ये प्रिपेयर करती है, रेड डेटा बुक। बाकी सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, सिखाना, किस प्रकार से एनिमल्स को कंजर्व किया जा सकता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, वो तो ऑप्शन देख के पता लग ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आमतौर पर यूपीएससी हेडक्वार्टर पूछती नहीं, लेकिन याद रखिएगा कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आगे है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सिमिलर ही बॉडी है जैसे पिछली बॉडी, जो एनिमल से रिलेटेड सारी क्लासिफिकेशन करती थी, सर्वे करती थी, एक्सप्लोरेशन करती थी। ये बॉडी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट से रिलेटेड सारी क्लासिफिकेशन करती है, सर्वे करती है, एक्सप्लोरेशन करती है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, ब्रिटिश एरिया में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा देखिए, उस टाइम पर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने 4 बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किए थे। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे नाम है शिवपुर, पूना, सहारनपुर, मद्रास। इतना डिटेल्स में यूपीएससी कभी नहीं जाती, तो बस आपको बताने के लिए कि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए, जॉर्ज किंग, उनका एक अहम रोल रहा था इस बॉडी को इस्टेब्लिश करने में। सभी उसी प्रकार से जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, यही रिपोजिटरी की सर्वे करता है, कस्टोडियन भी यही है। सभी तरह की प्लांट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, और ये भी कैपेबिलिटी इन्हेंस करता है, प्लांट्स को किस प्रकार से कंजर्व किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि आखिरकार ये बोटेनिकल गार्डन होता क्या है? बोटेनिकल गार्डन काइंड ऑफ एक गार्डन ही होता है जिसमें प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनकी कलेक्शन की जाती है, उनको दिखाया जाता है, एग्जीबिशन उनका किया जाता है। काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कोई गार्डन हो, वो सब ऐसी सब चीज़ें होती हैं, वो बोटेनिकल गार्डन ही होती है। और इसमें प्लांट्स को नॉर्मल नाम से नहीं, जो बोटेनिकल नाम से दर्शाया जाता है, जो साइंस के नाम से होते हैं। और अगला देखिए जो बॉडी है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो कई बार ये भी आपके मन में डाउट आता होगा कि ऑटोनोमस बॉडी कौन सी होती है। देखिए, ऑटोनोमस बॉडी, वैसे तो ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि ऑटोनोमस कौन सी होती है। वैसे काइंड ऑफ जो एसेंस निकलता है वो यही निकलता है कि जो ये डिपार्टमेंट होता है, जैसे CSIR का है, ये डिपार्टमेंट, जो भी बॉडी ऑटोनोमस होती है वो अपने आप से डिसीजन ले सकती है अपनी बॉडी के लिए। बॉडी कोई भी हो सकती है, यानी ऑटोनोमस कोई कंपनी भी हो सकती है, ऑटोनोमस कोई सोसाइटी भी हो सकती है। अगर वो कंपनी होगी तो वो कंपनी लॉ एक्ट 1956 के अंदर में रजिस्टर्ड होगी, जिसे अभी बदल के 2013 कर दिया गया है। अगर वो सोसाइटी है तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होगी। इस प्रकार से बॉडी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ऑटोनोमस होने का मतलब है कि उस बॉडी को उसी प्रकार से चलाया जाएगा। उसके खुद के बोर्ड के जो डायरेक्टर्स होंगे वो ही डिसाइड करेंगे किस प्रकार से उस बॉडी को चलाया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए, काफ़ी इंटरफेरेंस होती है डिपार्टमेंट की, पूर्णतः ऑटोनोमस कोई नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी, अगर मान लीजिए जैसे कोई JNU यूनिवर्सिटी है, तो ऑटोनोमस है तो वो सारे डिसीजन अपने आप से लेगी। सिलेबस खुद ही डिसाइड करेगी क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से टेस्ट कंडक्ट करने हैं, किस प्रकार से फॉर्म फिल करवाने हैं, सारा कुछ ऑटोनोमस रूप से वो यूनिवर्सिटी करेगी। अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी नॉन ऑटोनोमस है तो उसका फिर जो अपना HRD डिपार्टमेंट है, UGC है, वो सब चीज़ें, वो जो बॉडीज़ हैं, ऊपर वाली बॉडीज़, वो डिसाइड करेंगी। सिलेबस है वो सेम रहेगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर कंडक्ट होंगे वो यूनिफॉर्मली कंडक्ट होंगे। तो ये डिफरेंस है ऑटोनोमस में, नॉन ऑटोनोमस में। तो अब ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे थे।
तो क्या करता है, करता तो देखिए सिंपल सी चीज़ें ये करता है, रिसर्च करता है वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से बचाया जाए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में और पॉलिसी के बारे में, जो सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए पिछले दिनों जो हमारे बंदर हैं, मंकीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी हिमाचल प्रदेश में, तो गवर्नमेंट ने इनको वर्मिन घोषित कर दिया था। यानी वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत में अगर किसी एनिमल को, प्राणी को वर्मिन घोषित कर दिया जाए तो उसका शिकार किया जा सकता है, उसके शिकार पे लगी रोक हट जाती है। तो अब देखिए इस प्रकार की रिसर्च कर सकता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कि इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, किस प्रकार से इस संख्या को रोक लिया जाए। तो ये सारे काम है और ऐसे काम गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। और देखिए ये सारी बॉडीज होती है ना, ये कई बार सिमिलर सा काम करते हैं। जैसे हम कल हमने एक बॉडी डिस्कस करी थी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी रिसर्च करता है, वो भी इस प्रकार से गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। लेकिन जो बोर्ड है ना उसके काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, बोर्ड तो बड़े डिसीजंस के लिए होता है। तो बस आप ऑप्शंस, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ऑप्शंस आए ना, धीरे धीरे हमारी कॉमन सेंस डेवलप हो जाए, मतलब इस तरह से हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाने में सक्षम हों। उसके अलावा तो कुछ है नहीं इस बॉडी में, बस देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अगली जो बॉडी है वो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है ICRISAT। ये सेमी एरिड रीजन है कौन सा हमारे इंडिया में, ये देखिए यहाँ पे है सेमी एरिड रीजन, ये वाला, ये पूर्णतः एरिड है, यहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो सेमी एरिड एरिया इसे कहते हैं। तो ये जो बॉडी है हमारी, जिसका इतना बड़ा नाम है, ये क्या करती है, ये देखिए एग्रीकल्चर रिसर्च करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट आए जहाँ पे थोड़ा बहुत सेमी एरिड रीजन्स है, उस एरिया को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। और इसका हमारे इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, एक नाम है पाटनचेरू। पाटनचेरू एक जगह है जो कि है हैदराबाद के पास में है। ये अभी हैदराबाद जो है तेलंगाना में है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करती है, इसको बनाया किसने था, एक चार्टर साइन किया गया था, FAO यानी जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस में UNDP, इन दोनों ने मिलकर एक चार्टर साइन किया था। UNDP की फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उस चार्टर के साइन करने के बाद ये बॉडी फॉर्म में आई थी। और उसके बाद में देखिए जो हमारी ICAR है वो भी इसका पार्ट है। यहाँ पे देखिए ICAR, ये क्या है, ये तो एग्रीकल्चर जो हमारी वो बॉडी होती है, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए ये तो फार्मर के वेलफेयर से रिलेटेड काम करती है, और ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंदर में जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। और काइंड ऑफ वेलफेयर होगा कैसे, रिसर्च वगैरह से होगा। ऐसे कुछ सब्सिडी वगैरह नहीं प्रोवाइड करती कि वेलफेयर के लिए, हाँ भाई उत्थान के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। रिसर्च करती है ताकि जो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो यही है ICAR। एग्रीकल्चर एजुकेशन करती है, रिसर्च फैलाती है। उसके अलावा क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी है, यह है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो नाम से ही पता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो काइंड ऑफ मौसम वगैरह की जानकारी देता होगा। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बॉडी के बारे में, एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, आप बताओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। साइंस एंड टेक नहीं, साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आती है, ये आती है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में। दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है इस बॉडी के बारे में, जहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी, वो ये है कि ये बॉडी जो डील करती है सिस्मोलॉजी से भी डील करती है। सिस्मोलॉजी जैसे अर्थक्वेक वगैरह है, उसके कारण भी जांचने की कोशिश करती है। तो बस यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो सिस्मोलॉजी से भी ये बॉडी डील करती है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा एक बॉडी हमने डिस्कस की थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर में 6 स्पेसिफाइड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स की पहचान करी, जिसके साथ में वो डेटा शेयर करेंगे। उसमें से एक हमारा इंडिया का है, जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ऑब्जर्वेशन सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है अंटार्कटिका में। और जो ये बॉडी करती है वो अंटार्कटिका में जो हमारे रिसर्च के ऑब्जर्वेटरीज हैं। अब ये नाम याद रखिएगा, नाम बताने जा रहा हूँ मैं अभी। जैसे 1983 के आसपास किया था, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये तो खैर पुराने हो गए, जो फिलहाल का सबसे लेटेस्ट है वो आपको भी बताता हूँ। उसके बाद 90 में किया था मैत्री। ये अंटार्कटिका में हम मशीनें वगैरह लगाते हैं ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को पहचान सकें और उसका क्या असर हो रहा है हमारे इंडिया पे, उस तरह की चीज़ है ये, उस तरह के मिशन है ये। भारती, ये अब सबसे लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा, 2015 में अभी इसे इस्टेब्लिश किया था।
ठीक है, तो 3 याद रखिएगा। और 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला है, भारतीय 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। वहाँ पे देखिए कुछ नहीं ज़्यादा करते, कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। वहाँ पे अंटार्कटिका में मशीनें वगैरह लगाते हैं और रिसर्च ऑब्जर्वेटरी से लगाते हैं ताकि देख सकें कि अंटार्कटिका पे क्या असर पड़ रहा है, उस पर इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। और आगे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस थे ना, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो स्पेशल उन एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को डिस्पोज करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। और ये 6 महीने के अंदर अंदर एनवायरनमेंट के केसेस को सोल्व करने की कोशिश करता है। काफ़ी सुर्खियों में ये रहता है, जैसे अभी यमुना फ्लड प्लेन्स पे अभी जो श्री श्री रविशंकर जी का वो जो एक आर्ट ऑफ लिविंग का सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस पर इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए थे कि आपने पूरा यमुना के फ्लड प्लेन्स को नष्ट कर दिया, वहाँ के इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया। तो काफ़ी सुर्खियों में ये रहता है। डीजल व्हीकल्स को भी बैन किया दिल्ली में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में प्रीलिम से रिलेटेड, एक तो देखिए ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसको फॉलो नहीं करता, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। जैसे बाकी जो कोड्स होती है ना, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को फॉलो करते हैं, जबकि ये बॉडी है वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। यानी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो भी नेचुरल जस्टिस होगा उसी के अंतर्गत ये अपना डिसीजन देंगे। और उसके बाद में 6 महीने की बात होगी, 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें केस सोल्व करने हैं। इसके जो मेंबर्स की संख्या है वो 40 तक हो सकती है। 40 में से 20 जुडिशरी के, 20 एडमिनिस्ट्रेटिव के, यानी सिविल सर्वेंट वगैरह या फिर कोई भी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो, और 20 जुडिशरी से रिलेटेड। जो इसके चेयरमैन होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या तो वो रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और या फिर वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ कोई हाई कोर्ट के, मतलब किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो रहे हों, ये क्वालिफिकेशन है। और आमतौर अभी जो है इसके देखिए जो चेयरमैन हैं एनजीटी के वो हैं स्वतंत्र कुमार, वो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। वैसे 4 इसकी ब्रांचेस भी हैं, 4 जगह इसकी अलग भी पीठ है, एक भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है, बस इतने में क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगली बॉडी की ओर। यह है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या करती है, नाम से ही पता लग रहा है फॉरेस्ट्री के बारे में रिसर्च करती होगी, तो वही करती है ये। जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करती है कि आप फॉरेस्ट्री बढ़ा लीजिए, या फिर फॉरेस्ट्री को किस प्रकार से कंजर्व किया जाए, वो सब फॉरेस्ट्री यानी वन का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का ये काम करती हैं। जंगल बढ़ जाए, हमारे वन क्षेत्र है वो बढ़ जाए, फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ जाए। इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी देहरादून में है, और इस बॉडी का हेडक्वार्टर भी ICFRE का हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। और उसके बाद में बात आती है कि कुछ नहीं है, बाकी तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, नाम से ही पता है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी। अगली जो बॉडी है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखिए ये स्टैचुरी बॉडी है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, स्टैचुरी बॉडी है ये। और जो जितने भी देखिए क्राइम्स होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स की, या फिर जो कुछ और दूसरे जो प्राणीज हैं जो वनरेबल हैं उनकी तस्करी वगैरह होती है, उनसे डील करती है। और काइंड ऑफ एक जगह ये डेटा इकट्ठा करती है, सेंट्रल डेटा इनके पास में रहता है। गवर्नमेंट को एडवाइस भी देती है कि किस प्रकार से कम किया जाए, या फिर इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करती है कि जो इस प्रकार से जो तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है एनिमल्स की। और उसके अलावा तो बस एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसे बनाया गया था, समझ गए। स्टैचुरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ 1972 के अंदर में आती है, और बाकी जो ये सारे पॉइंट्स है करती क्या है। अगली बॉडी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BHNS। 2014 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो 2 साल हो गए, अब दोबारा से पूछ सकते हैं। इतना तो रिपीट हो सकता है, मतलब 2-3 साल के बाद तो यूपीएससी पूछ लेती है दोबारा से। देखिए इसको बनाया गया था 1883 में। 1883 में इसे बनाया गया था, और यूपीएससी की जो स्टेटमेंट थी वो ये गलत थी। यूपीएससी ने कहा था इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नहीं है, और ये काइंड ऑफ सबसे बड़ी नॉन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर में कंजर्वेशन वर्क में लगी है। सुबह जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुबह जो हमने मैन वर्सेस वाइल्ड का जो आर्टिकल डिस्कस किया था, जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था वो इसकी BHNS से जुड़े थे, वो जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था सुबह। तो काइंड ऑफ ये रिसर्च वर्क करती है।
ये जो बॉडी है, और जो काफ़ी ज़्यादा जो इन्वायरमेंट से जुड़े लोग रहे हैं, जैसे सलीम अली का नाम काफ़ी फेमस है, रिप्ले का नाम काफ़ी फेमस है, ये सब लोग जो कंजर्वेशन वर्क से जुड़े हैं वो कभी ना कभी अपने लाइफ समय में, अपने जीवन काल में वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहते हैं। और ये जो बॉडी है वो पार्टनर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अभी हम डिस्कस करेंगे, अगली स्लाइड में वो आएगा। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का ये पार्टनर भी है। और एक बात याद रखिएगा, ये इस बॉडी को बनाया गया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे आप गलती करेंगे, मतलब हम सब गलती कर सकते हैं। ये बॉडी जो इसको दर्जा दिया गया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने नहीं दिया, ये दिया है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। तो बस यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे जब अपनी बुक में आप नोट्स बनाओगे ना, यहाँ पे स्टार लिखना जरूर। स्टार मतलब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, गलती की संभावना है यहाँ पे। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इन्हें एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। अगली जो एक न्यूज़ है, देखिए ये है, नॉर्वे पहला ऐसा देश है जिसने डिफोरेस्टेशन को टोटली बैन कर दिया है। यानी नॉर्वे कोई किसी भी ऐसी कंपनी से डील नहीं करेगा, उनके मटेरियल को प्रोक्योर नहीं करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा जो डिफोरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए जाते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं जिनसे कहीं ना कहीं पेड़ काटे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, विच वॉज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच रिसेंटली डिसाइडेड और बैंड द डिफोरेस्टेशन, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अगला है देखिए उदयपुर डिक्लेरेशन ऑन डिजास्टर। ये जो ब्रिक्स के हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी अभी हाल फिलहाल में उदयपुर में, ये सेकंड मीटिंग थी। और मीटिंग का मकसद क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आप इसको कह सकते हैं MDM, मिनिस्टर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें एक उदयपुर डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। 2 डिक्लेरेशन थी, 2 थीम थी इसकी। एक तो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, यानी बाढ़ वगैरह की जो मैनेजमेंट होगी उसके बारे में डिसीजन लिया था, फ्लड से रिलेटेड। दूसरा था कि जितने आजकल देखिए जो ऐसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इवेंट्स है काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उनको प्रिडिक्ट किया जाए ताकि उनसे आसानी से निपटा जा सके। दूसरी ये डिक्लेरेशन थी। और इससे पहली जो MDM यानी जो है मिनिस्टर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, पहली मीटिंग हुई थी, ये रशिया में हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इतना ज़्यादा तो डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस ये याद रखिएगा उदयपुर डिक्लेरेशन है क्या। तो है क्या, तो ये मीटिंग हुई थी ब्रिक्स के कंट्रीज़ की, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट से किस प्रकार से निपटा जाए और आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। इतना ही आप याद रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। अगली है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए अंटार्कटिका के अंदर में एक रोज सी है, यहाँ पे देखिए ये अंटार्कटिका है और यहाँ पे एक रोज सी है। यहाँ पे देखिए इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो इसके बाद में यहाँ पे क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि जो ये रोज सी है अंटार्कटिका के अंदर में, यहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल हो रहा है, इसीलिए अब इसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड ये एरिया है। तो क्या फ़ायदे होंगे, एडवांटेज क्या होंगे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित होने के। यहाँ पे 3/4 एरिया में कॉमर्शियल फिशिंग पे बैन लग जाएगा, जिससे ये एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और पेंगुइन्स, पेट्रियल्स और जो व्हेल्स वगैरह हैं काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे, तो उन सब की कंजर्वेशन की जा सकती है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कैनसैट सैटेलाइट। ये फिलहाल जो सारी जो अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डिस्कस करने का तरीका है ना, कई बार वो ऊपर नीचे हो जाए। मान लीजिए आज बॉडीज डिस्कस करी हैं तो 3-4 दिनों बाद कुछ दोबारा से 2-3 जो बॉडी रह गई थी उन्हें डिस्कस किया जाए। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे खुद के नोट्स हैं, जो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है पिछले 1 साल में। फिर देखिए हमें हर हालत में प्रीलिम क्लियर करना है। तो जो ये कोचिंग सेंटर्स, ये जो लोग मेहनत करते हैं, इनकी जो बॉडीज़ हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, इनके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि पहले तो हम खुद के करंट अफेयर डिस्कस करें, फिर दूसरे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें हम देखेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे क्या हमारा कुछ छूट रहा है, फिर हम उन जो हमारा छूट गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो कहीं आपको ऐसा लगे कि पहले बॉडीज़ की थी, फिर 3-4 दिनों बाद 2-3 बॉडी और भी डिस्कस कर ली, तो उसके साथ आप देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेन मकसद हमारा ये है कि कुछ छोड़ना नहीं है। चाहे सिस्टम हमारा थोड़ा आगे पीछे हो जाए डिस्कशन का, लेकिन छूटनी नहीं चाहिए कोई भी चीज़, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये 10 सेट क्या है, देखिए 10 सेट क्या कुछ नहीं है, ये चाइना ने अपना ना
कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए अलग से सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो CO2 जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो उसके लिए चाइना ने अलग से अपना CO2 की मॉनिटरिंग के लिए 10 सैटेलाइट अभी छोड़ा था। और चाइना अब तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है जो कि इस प्रकार से जिन्होंने अपना खुद का पर्सनल सैटेलाइट छोड़ा है CO2 की मॉनिटरिंग के लिए। उससे पहले जापान और जो USA है वो भी अपना सैटेलाइट छोड़ चुके हैं CO2 की मॉनिटरिंग के लिए। तो अब अगली बॉडी हम डिस्कस करते हैं। अगली जो हमारी बॉडी है वो है वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ आपको याद होगा, हमने वो BHNS बॉम्बे जो हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी डिस्कस किया था और वो एक बर्ड इंटरनेशनल का पार्ट थी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। तो अब ये बॉडी है क्या? देखिए, ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है और ये भी जो बर्ड्स हैं, हमारे पंछी हैं, पक्षी हैं, उनकी कंजर्वेशन ये करती है, ये जो बॉडी है। तो लार्जेस्ट बॉडी एक प्रकार से काफ़ी सारी जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिश्रण है ये बॉडी। मिश्रण तो नहीं कह सकते, मतलब एक ग्रुप है। और उसके बाद में तो सिंपल उसको है कुछ नहीं है। और जो रेड लिस्ट है बर्ड्स की, एक तो जैसे IUCN है वो भी रेड लिस्ट जारी करता है, लेकिन पक्षियों की जो रेड लिस्ट है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जारी करता है। तो ये क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया था, फंसा लिया था, मतलब उन्होंने ऑप्शन ये दिया था कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर्स द रेड लिस्ट। नहीं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सिर्फ बर्ड्स की रेड लिस्ट डिक्लेयर करता है और वो तो सभी की करता है। ये स्पेशलाइज्ड बर्ड्स के लिए है, IUCN सभी के लिए है। IUCN सभी के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड्स के लिए नहीं है, सभी के लिए मतलब सभी के लिए। और बर्ड्स लाइफ इंटरनेशनल सिर्फ बर्ड्स की रेड लिस्ट को जारी करता है, बस यही है। तो आज मुझे कहीं जाना है, आज तो सिर्फ 20 मिनट ही डिस्कशन हुआ और कल से थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा बढ़ेगा, कम से कम 30 मिनट तो रखेंगे, तभी आगे जाके सिलेबस पूरा हो पाएगा। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।